फाइनली इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ 27,870 करोड़ का आईपीओ ये होने वाला है। अलॉटमेंट मिलेगा भर भर के और सारी डिटेल्स हमारे सामने इस आईपीओ के रिलेटेड आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूं हुंडई मोटर्स के आईपीओ के लिए और काफी इंटरेस्टिंग डेटा है, स्टडी है, तो सब कुछ डिस्कस करते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्योंकि आप में से काफी लोगों को जीएमपी में इंटरेस्ट रहेगा। जब तक इस आईपीओ का प्राइस बैंड डिसाइड नहीं हुआ था उस समय ये एक्सपेक्टेड था कि 800 से 1000 रुपए का चलेगा ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब आ चुका है प्राइस बैंड जो है 1960 का, जस्ट बिकॉज प्राइस बैंड कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा है। पहले एक्सपेक्टेशंस क्या थी? एज पर ग्रे मार्केट पहले एक्सपेक्टेशंस थी 1200-1300 रुपए में आ जाएगा ये आईपीओ का प्राइस। उस हिसाब से चल रहा था ग्रे मार्केट प्रीमियम 900-1000 रुपए के आसपास। अब क्योंकि प्राइस ही हो गया है 1960 का, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है सिर्फ 140 रुपीस का। 7.14% का गेन होने की एक्सपेक्टेशंस बन रही है ग्रे मार्केट में। काफी कम है। उत्साह जितना पहले था प्राइस बैंड इशू होने से वो इतना अब इसमें बचा नहीं है। आपका क्या ओपिनियन बन रहा है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। पर ग्रे मार्केट में तो इसका डिमांड जो पहले चल रही थी वो थोड़ा सा नीचे आ चुकी है। कंपनी के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। देखो कंपनी काम क्या करती है, 1996 से इनकॉर्पोरेटेड है। ऑब्वियसली ये कंपनी इंडिया की नहीं वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। इंटरनेशनल नाम है, इंटरनेशनली इसकी कंपनी का नाम है हुंडई और इंडिया में होना चाहिए हुंडई मोटर्स इंडिया इसका नाम होने वाला है। अगर हम आईपीओ की बात करें तो 15 से 17 तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 18 अक्टूबर को अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा, 21 को रिफंड मिल जाएगा या फिर आपको अपने शेयर्स मिल जाएंगे और दिवाली से पहले ही 22 अक्टूबर को टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट आ चुकी है। रिटेल में 7 शेयर्स का एक लॉट होगा 13,720 रुपीस का। रिटेल में इस आईपीओ को वन टाइम होने के लिए 70,70,815 एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 15 लॉट्स में एक लॉट होगा और एचएनआई स्मॉल कैटेगरी के लिए 15 लॉट्स में अप्लाई करने के लिए यहां पे टोटल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगी 2,05,800। एक चीज ध्यान से समझिएगा, यूजुअली मैं कहता हूं स्मॉल एचएनआई में या फिर रिटेल में एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है। पर अगर इस आईपीओ को स्टडी करने के बाद आपको लगता है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है और अगर कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी पूरी सब्सक्राइब नहीं होती क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, तो आप मल्टीपल लॉट्स में अप्लाई करेंगे तो मल्टीपल लॉट्स आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ, सपोज करते हैं रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब होती है वन टाइम से, उसका मतलब ये होगा कि रिटेल कैटेगरी में चाहे आपने एक लॉट के लिए अप्लाई किया हो या फिर आपने अप्लाई किया हो 13 लॉट के लिए, सारा का सारा अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। इस चीज को बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखिएगा। एचएनआई बिग कैटेगरी में मिनिमम 73 लॉट्स का एक बास्केट होगा। टोटल हमारे को एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है 1,34,682 एप्लीकेशन एचएनआई बिग की कैटेगरी को भरने के लिए। काफी ज्यादा एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। आईपीओ का साइज 27,870 करोड़ पूरा का पूरा है ऑफर फॉर सेल। सारा पैसा एग्जिस्टिंग ओनर बेच के जा रहे हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट ऑफ इशू जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और टाइम पास चीजें लिखने के अलावा सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव है ओएफएस को पूरा करना और लिस्टिंग लेना। एम्प्लॉइज के लिए 186 रुपीज का डिस्काउंट है जो एक अच्छा हो जाता है, डिस्काउंट मिलना चाहिए। 1865 से लेके 1960 का प्राइस बैंड है। कट ऑफ प्राइस यूज होती है रिटेल में और एचएनआई कैटेगरी में 1960 के प्राइस को टाइप करना पड़ता है। 50% क्यूआईबी, 35% रिटेल एंड 15% एचएनआई कोटा होने वाला है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो टोटल एसेट्स 25,000 करोड़ के ऊपर के काफी हाई फिगर है। रेवेन्यू 2023 वर्सेस 2024 में 16% की ग्रोथ रेट थी, लेकिन प्रॉफिट में जिसको कि हम पैट कहता है 29% की ग्रोथ रेट थी एंड 2024 में 6,000 करोड़ के ऊपर का था इसका प्रॉफिट, बड़ा फिगर है। नेटवर्थ एज ऑन 30 जून 2024 12,148 करोड़ की होने वाली है। टोटल बोरिंग्स काफी कम है, 1000 करोड़ के नीचे की है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 13.69%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.26%। पी रेशियो जिस पे वैल्यूएशन पे आईपीओ आने वाला है 27 का। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये इंडिया में लिस्ट होने की कोशिश कर रहा है 27 के पी पे, पर अगर हुंडई की हम इंटरनेशनल प्राइस को चेक करेंगे तो वहां पे वैल्यूएशन चल रही है 5 की। मतलब इंटरनेशनल प्राइस से इंडिया में जो प्राइस आ रहा है वो 5 टाइम्स हो रहा है। इंटरनेशनल रेवेन्यू का अगर हम इंडियन कंपनी का रेवेन्यू को कंपेयर करें तो इंटरनेशनल रेवेन्यू का सिर्फ 6-7% हम बनाते हैं इंडिया से रेवेन्यू। पर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इंटरनेशनल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है उसका 43% मार्केट कैपिटलाइजेशन लिस्टिंग होते इस कंपनी की पहले दिन हो जाएगी। थोड़ा सा ऑन दी हायर साइड है, ऑब्वियसली प्राइस बैंड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कम कर रहे थे। ईपीएस 73.33 का है। अगर हम पीयर कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इंडिया में होने वाला है मारुति, जिसके पास मार्केट शेयर है 41% का, पी रेशियो है 29 का। टाटा मोटर्स पी रेशियो चल रहा है 11 का एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा पी रेशियो चल रहा है 29 का।
पीयर्स के कंपैरिजन में माना कि वैल्यूएशन जिस पे आ रहा है वो रफली 25-30% का डिस्काउंट दिख रहा है, पर जो पीयर्स हैं उनकी जो एक्चुअल रेवेन्यूज है, फिगर्स है, इंडिया में कमांड है, आज के दिन हुंडई से ज्यादा है। ऑल्दो हुंडई भी अब 16-17% का अच्छा मार्केट शेयर इंडिया में रख रहा है, पर स्टिल मारुति को अभी भी बीट करना काफी मुश्किल है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी भी काफी बड़ा है, इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अब अगर हम इस कंपनी के इंटरनल रिस्क की बात करें, जो कंपनी ने खुद ने अपने आरएचपी में बताया, तो बहुत सिंपल सा रिस्क है। एज सच पूरी इंडस्ट्री वाले रिस्क इस पे अप्लाई होने वाले। सबसे पहले अगर कोई भी रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है तो कंपनी को नेगेटिव इंपैक्ट होगा, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। साथ ही आज के दिन इंडिया में इनके जो सप्लायर्स है वो लिमिटेड नंबर होने वाले, जो एक इनके लिए प्रॉब्लम का सोर्स हो सकता है। उनके ऊपर ओवर डिपेंडेंसी है कंपनी के, और इनके जो प्रमोटर्स है उनके ऊपर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही है, जिसके अगेंस्ट इनकी लायबिलिटी आ सकती है, वो इनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। फाइनली कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी है हुंडई मोटर्स से, तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में कई बार हमें आर्म्स लेंथ डिस्टेंस है या नहीं है उसके रिलेटेड रिस्क दिखता है, जो कई बार हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मैटर ले देता है, जिसकी वजह से एक रिस्क फैक्टर तो आ ही जाता है। एंड फाइनली इन्हीं की ग्रुप कंपनीज जो किया होती है वो सिमिलर बिजनेस पे, तो अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने दिख जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। तो आईपीओ के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज की हेल्प से, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस आईपीओ को इतना स्टडी करने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट में डाल के मुझे बता दीजिएगा। एंकर लिस्ट और बाकी डिटेल्स आने के बाद मैं पर्सनली फाइनल एक कंक्लूजन आपके सामने जरूर प्रेजेंट करूंगा, पर अपनी ओपिनियन आप कमेंट में डाल के बता दीजिएगा। दो ओपिनियन हो सकती है यहां पे। सबसे पहली ओपिनियन या सबसे पहला माइंडसेट ये हो सकता है, इंडिया में अभी तक 10 जो सबसे बड़े आईपीओ और एफपीओ आए, उनमें से सिर्फ 2 में प्रॉफिट हुआ था। एक में हुआ था कोल इंडिया में जो 2010 में आया था, दूसरा हुआ था वोडाफोन आइडिया के एफपीओ में जो इसी साल आया था। इसके अलावा बाकी हर जगह इन्वेस्टर को लॉस हुआ है। मोर देन दैट इवन मार्केट का मूल माहौल बिगड़ा है, बिकॉज आईपीओ का साइज बहुत बड़ा था, मार्केट से पैसा निकला और थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ है, एक खराब आईपीओ से, एक बड़े खराब आईपीओ से। तो पहला माइंडसेट तो ये हो सकता है। दूसरा माइंडसेट ये हो सकता है कि ऑलरेडी लोग इसमें महंगा मानेंगे। हर कोई ये मानेगा आज के दिन की हुंडई का जो आईपीओ का प्राइस आया थोड़ा महंगा है। क्योंकि महंगा आया है तो लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स इसको नहीं देंगे जिस समय सब्सक्रिप्शन की बारी आएगी। और कई बार हमने देखा है ऐसे आईपीओ जहां पे सब्सक्रिप्शन में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता, लोगों के बीच में नेगेटिविटी बनी रहती है, लोगों के बीच में माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव बना रहता है। अचानक से कोई बड़े प्लेयर्स आते हैं, कंपनी को पूरा सा ले जाते हैं, इवन कंपनी अपना पूरा होल्ड ले लेती है और कोशिश करके कुछ ना कुछ तिगड़म बिठा के अच्छा परफॉर्म कर जाती है। लिस्टिंग चाहे 5-7% के गेन पे या लॉस पे हो जाए, पर बाद में इमीडिएटली बहुत अच्छा करने लग जाता है। दोनों में से आपका ओपिनियन क्या बन रहा है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं अपना पर्सनल थोड़ा आइडिया आपको देने की कोशिश करूंगा, पर एंकर लिस्ट और थोड़ी सी 1-2 डिटेल्स में देखने की कोशिश कर रहा हूं, जो टुवर्ड्स द वीकेंड आ जाएगी, वो आने के बाद। अभी तक अगर आप मेरा पर्सनल राय मानो तो मैं किसी एक साइड थोड़ा सा झुक तो रहा हूं, बाकी आप सभी समझदार हैं।